कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं इनका निर्धारण किया जा चुका है। साथ ही जो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष या फिर सहायक केंद्र अध्यक्ष है इनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि जो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष बनाए गए हैं इनके कौन कौन से कार्य और दायित्व है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का होता है, क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं और प्रारंभ में यदि हमारा जो कार्य है वो एक प्लानिंग के साथ में और सफल हो जाए तो हमारी परीक्षाएं और जो हमारा मूल्यांकन है वो सफल हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि जो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं इनके कौन कौन से कार्य और दायित्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक केंद्र अध्यक्ष की। तो सहायक केंद्र अध्यक्ष के वे सभी कुछ कार्य और दायित्व होंगे जो कि केंद्र अध्यक्ष के हैं। अब केंद्र अध्यक्ष के कार्यों की हम बात करें तो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को सबसे पहले तो अपने परीक्षा केंद्र में, जिस परीक्षा केंद्र में आपकी ड्यूटी लगी है उस परीक्षा केंद्र में जाकर अवलोकन करना है और यहाँ पर एक बैठक व्यवस्था छात्रों की आपको बनाना है। इससे पूर्व आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके परीक्षा केंद्र में कुल कितने छात्र सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा के लिए। कक्षा 5 में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा 8 में कुल कितने छात्र हैं और ओवरऑल कितने छात्र आपके परीक्षा केंद्र में पेपर देंगे, परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और छात्रों की जो संख्या है इस आधार पर आपको अपने परीक्षा केंद्र की जो बैठक व्यवस्था है वो बना लेना है। साथ ही बैठक व्यवस्था बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जिन कक्षों में आप छात्रों की बैठक व्यवस्था बना रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था हो, या फिर जैसी भी व्यवस्था आप बना रहे हैं छात्रों के लिए उपयुक्त और आरामदायक रहना चाहिए। इसमें प्रकाश विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि छात्रों को देखने में परेशानी ना हो, वहाँ पर अंधेरा ना हो कमरे में, इस प्रकार से आप व्यवस्था बना लें। साथ ही पेयजल वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी आपको देख लेना है। अब इसके बाद में आपको पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होगी। तो पर्यवेक्षकों की आवश्यकता के लिए आप परीक्षा के पहले ही अपने परीक्षा केंद्र में जाएंगे और वहां पर आपको पर्यवेक्षकों का चयन कर लेना है। पर्यवेक्षकों की जो सूची है वो प्राप्त कर लेना है वहां जो स्थानीय शिक्षक होंगे उनसे। अब इसमें आप अशासकीय शालाओं के शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा सकते हैं। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से लास्ट ईयर निर्देश प्राप्त हुए थे कि आप जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगा रहे हैं इसमें बाध्यता नहीं है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके परीक्षा केंद्र में वे भी पर्यवेक्षक रहेंगे जिनके छात्र वहां पर पेपर देने आए हैं, तो ऐसे पर्यवेक्षक आप नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि संबंधित जो शिक्षक है उस रूम में उनकी ड्यूटी न लगाएं जिस रूम में उनके छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, परीक्षा देने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे कक्ष में आपको उन शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाना है। शासकीय और अशासकीय दोनों विद्यालयों के जो शिक्षक हैं आप परीक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं और इनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि उनके जो छात्र हैं, उनकी शाला के जो छात्र हैं उस कक्ष में उनकी ड्यूटी नहीं लगाना है। अब इसमें आगे जैसे आपको और भी व्यवस्था बनाना है तो पर्यवेक्षकों की आप ब्रीफिंग लेंगे, इनकी एक बैठक लेंगे और आवश्यक जो निर्देश हैं परीक्षा से संबंधित वो भी इन्हें देंगे। तो इसमें विशेष रूप से एक निर्देश आप जरूर दे दें कि परीक्षा में जो मोबाइल फ़ोन हैं वो प्रतिबंधित हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपना मोबाइल फ़ोन परीक्षा कक्ष में नहीं लेकर जा सकते। तो विशेष रूप से आप पर्यवेक्षकों को जरूर बता दें। और जब आप पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगा रहे हैं तो पूर्व में ही इन्हें सूचना दे दें कि किस डेट में किस विषय के लिए आपको पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्यवेक्षकों को सूचना नहीं मिलती है और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी इसमें समस्या आ जाती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि आपको रिजर्व पर्यवेक्षक जरूर नियुक्त करना है, क्योंकि हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो हो सकता है किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या फिर कोई और कंडीशन निर्मित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व पर्यवेक्षक हैं वे पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आपकी बैठक व्यवस्था बन गई है, पर्यवेक्षक आपके नियुक्त हो गए हैं, पर्यवेक्षकों की जो ब्रीफिंग है वो आपने कर लिए हैं। अब इसके बाद में पेपर शुरू होने वाले हैं। तो पेपर शुरू होने से पहले जो उत्तर पुस्तिकाएं आपको प्राप्त होंगी, इसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं आपको जनशिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त होगी। उत्तर पुस्तिकाएं हो सकता है कि आपको पहले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है जनशिक्षा केंद्र से जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन प्रातः आपको प्राप्त होंगे। अब उत्तर पुस्तिकाएं आपको प्राप्त हुई हैं, हो सकता है कि आपके परीक्षा केंद्र में बहुत अधिक छात्र संख्या हो और एक एक उत्तर पुस्तिका में आप हस्ताक्षर न कर पाएँ, तो इसके लिए आप परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की जो सील है वो बनवा लें और सभी उत्तर पुस्तिकाओं में जो सील है वो जरूर कर लें। जितने छात्रों को आवश्यकता होगी उस आधार पर आपको इसमें जो सील है वो लगा देना है।
अब हमारी उत्तर पुस्तिकाओं की जो व्यवस्था है वो हमने कर लिया, प्रश्न पत्र हमने लेकर आ गया अपने जन शिक्षा केंद्र से। अब परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद में आपको जो रोल नंबर, जो उपस्थिति पत्रक प्राप्त हुआ है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन आईडी से आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो बीआरसी कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो छात्रों की उपस्थिति पत्रक प्राप्त हुआ है, इसी पत्रक के आधार पर आपको छात्रों की जो सीटिंग व्यवस्था है आपने पूर्व में बनाया है और आपने हस्ताक्षर कराया है। अब इसके बाद में उपस्थिति पत्रक पर आपने छात्रों के हस्ताक्षर करा लिया, आपको देखना है कि सभी छात्र उपस्थित हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इसमें थोड़ा सा वेट कर लें, आप आधा घंटा वेट कर सकते हैं। और उसके बाद में कोई छात्र नहीं आता है तो आप अनुपस्थित, जो उपस्थिति पत्रक है इसमें अनुपस्थित डाल सकते हैं, और इसकी जानकारी आपको जन शिक्षा केंद्र में देना होगा। जो परीक्षा केंद्र जिस जन शिक्षा केंद्र में है वहाँ पर आपको जानकारी देना है, क्योंकि जो ऑनलाइन उपस्थिति है वो RSK MP पोर्टल पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन आईडी से दर्ज की जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब आप प्रश्न पत्र वितरण करेंगे तो हो सकता है कि आपके परीक्षा केंद्र में एक से अधिक माध्यम के छात्र सम्मिलित हों, तो जो छात्र जिस माध्यम से पेपर दे रहा है उसको उस माध्यम का पेपर मिला है या नहीं, इस बात को आपको देखना है, सुनिश्चित करना है कि संबंधित छात्र को उसी माध्यम का पेपर प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन की, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य होता है उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन। किस प्रकार से करना है, इसमें जैसे लास्ट ईयर जो निर्देश प्राप्त हुए थे, कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों ही कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अलग अलग बंडल बनेंगे। अब कक्षा 5 के लिए हम बात करें तो सफ़ेद जो कपड़ा है इसका एक लिफाफा बनाना है, एक थैली बनाना है, और थैली में जो कक्षा 5 की उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो रखना है। वहीं पीले रंग के कपड़े में थैली बनाना है और इस थैली में कक्षा 8 के छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो रखना है। अब इसमें एक विशेष बात, जैसे एक से अधिक माध्यम के छात्र आपके परीक्षा केंद्र में सम्मिलित है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 5 का एक ही लिफाफा बनेगा, एक ही थैली बनेगी, और कक्षा 8 की भी एक ही थैली बनेगी। लेकिन इसमें माध्यम वाइज आपको जो बंच है वो अलग अलग करना है लिफाफे के अंदर ही। जैसे मान के चलते हैं हिंदी माध्यम के 50 छात्र हैं और 25 जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो आपको 50 जो बंच है वो आपको हिंदी माध्यम का बना लेना है, एक रबड़ बैंड से उसको पैक कर लेना है। इसी प्रकार 25 जो छात्र हैं अंग्रेजी माध्यम का, इसका भी एक बंच बनाना है, रबड़ बैंड से इसे पैक कर लेना है, और दोनों ही जो बंच है, जो पैकेट है, वो जो थैली है उस थैली में हमें रख देना है, ऊपर से हमें सीलिंग कर देना है, सिल देना है। इसके बाद में इसमें ऑनलाइन जो डॉकेट प्राप्त होते हैं इसे भी लिफाफे के ऊपर चस्पा करना है। जो कपड़े की थैली है इसके ऊपर चस्पा करना होता है, जिसमें लिखा रहता है कि इस परीक्षा केंद्र में कुल इतने छात्र सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हिंदी मीडियम के इतने थे, अंग्रेजी मीडियम के इतने छात्र थे। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो डॉकेट में हमें प्राप्त होती है। तो विशेष रूप से अच्छा जो डॉकेट है वो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन आईडी से प्रिंट होगा, और प्रिंट करने के बाद में इसमें चस्पा करना होता है। और जो जानकारी है 2 प्रति में निकालना रहता है। एक लिफाफे के अंदर आपको दर्ज करना होता है जिसमें जानकारी रहती है कि इस लिफाफे में जो माध्यम है, किस माध्यम के कितने छात्र की उत्तर पुस्तिकाएं हैं, वो सभी कुछ जानकारी रहती है। और ऊपर भी आप जो थैली है उसमें जो चस्पा करेंगे डॉकेट को, उसमें भी वही कुछ जानकारी रहती है, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम रहता है, सम्मिलित छात्रों की संख्या रहती है, अनुपस्थित छात्र की संख्या रहती है, उसका अनुक्रमांक रहता है। वो सभी कुछ जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। चूँकि ऑनलाइन जानकारी इसमें प्रिंट होती है तो इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। हस्ताक्षर करने के बाद में इसमें चस्पा कर दें, और जो लिफाफा है आपको जन शिक्षा केंद्र में जमा करना होगा। तो इस प्रकार परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और जो सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं इनके कार्य हैं। कार्यों में सबसे पहले बैठक व्यवस्था बनाना, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, उत्तर पुस्तिकाओं को तैयार करना, प्रश्न पत्र जो है माध्यम वार छात्रों को वितरण करना, जब पेपर हो जाए तो जो अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं हैं इनका संकलन करना, कक्षा 5 के लिए सफ़ेद रंग की जो थैली है इसमें कक्षा 5 की उत्तर पुस्तिकाओं को पैक करना। माध्यम बार पैकेट आप अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन एक ही थैली में जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं, वो भरी जाएंगी। इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए जो पीले रंग की थैली है इसमें उत्तर पुस्तिकाएं जाएंगी, और माध्यम वाइज यदि हो तो आप अलग अलग थैली के अंदर ही कर सकते हैं। इसमें 2 लिफाफे अलग अलग नहीं बनाना है। एक परीक्षा केंद्र में एक ही लिफाफा बनेगा कक्षा 5 का और एक कक्षा 8 का, जो कि प्रतिदिन आपको जन शिक्षा केंद्र में जमा करना है। और जो प्रश्न पत्र है
प्रतिदिन आपको जनशिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष या फिर सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं, इनके सामान्य कार्य हमने देखे। अब इसके अतिरिक्त अन्य और भी ऑनलाइन कार्य हैं जो कि RSK-MP पोर्टल पर किए जाएंगे, जैसे छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना, जो कि जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन आईडी से दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कार्य हैं जो कि ऑनलाइन RSK-MP पोर्टल पर इस बीच किए जाएंगे। सभी कार्यों को कैसे करना है इस संबंध में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। तो आशा है जानकारी जो प्रदान की जा रही है चैनल के माध्यम से आपको पसंद आती होगी और इनसे आपको ज़रूर सहयोग मिलता होगा। यदि जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।